How are you all? So we are back with our new series, Against All Odds. New guest समीर जवेरी जी. उनके बारे में मैं आपको जितना बोलूं उतना कम है, बट छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगी. ही इज अ विनर ऑफ मुंबई Heroes. Okay, and he's also achieved so many things in his life with against all odds, and that is the reason we have get him here to आपके रूबरू रहें और सिंपल येट पावरफुल रूल्स वो फॉलो करते हैं अपने लाइफ में. एंड इसीलिए हम चाहते हैं कि आप उनसे मिलें और उनके बारे में थोड़ा जानें. तो समीर जवेरी जी के साथ में एक हादसा हो गया था ट्रेन रेलवे में. अब उस बात को 31 years हो गए. 1989 में हुआ था, where his both the legs were amputated, but still he's working fight for right. So let me welcome him. This is Megha, your host for the day. Please join us, Sameer Zaveri ji. नमस्कार जी. नमस्ते. आप हमारे शो में आए, हमारे शो की जान बढ़ गई. तो आप हमसे, हमारे जो ऑडियंस है उनसे हम शुरू करेंगे फाइट फॉर राइट्स को आप कैसे देखते हैं वो हमें बताइए प्लीज. ये जो आज हम बात कर रहे हैं वो एक लिमिटेड है मुंबई सबअर्बन जो ट्रेन नेटवर्क है उसके लिए. मगर जो हमारी बातचीत हो रही है कि क्या प्रॉब्लम्स थे, क्या इश्यूज थे, उसको सॉल्व करने के लिए कौन सा हमने रास्ता अपनाया और उससे क्या रिजल्ट आया. तो वो आप कहीं भी पूरे इंडिया में कोई भी पार्ट में कहीं भी पब्लिक इश्यूज है वहाँ एक कॉमन मैन, आम आदमी एक उसको फॉलो करके एक अच्छा रिजल्ट ला सकता है. मुझे लगता है कि आज का जो हमारा बातचीत है ये हम सभी लोगों के लिए यूजफुल होगा. एंड थैंक्स आपकी टीम को जो कल से पूरे प्रिपरेशन किया है कि सब ऑडियो वीडियो क्लियर होना चाहिए और एक अच्छा टीम वर्क, अच्छी टीम है. तो सर हमारा यस सर सॉरी. हाँ, तो इंट्रोडक्शन में जो बताना चाहूंगा मुंबई सबअर्बन नेटवर्क क्या है. हाँ बताइए, आप कुछ बता रहे थे. नहीं सर, मैं थोड़ा ये जो आपके साथ में देखिए ये स्टोरी है, लाइफ स्टोरी विच वी आर डिस्कसिंग हियर. तो एक तो हो गया आपका टेक्निकल पार्ट और आपका जो काम आप कर रहे हो फाइट फॉर राइट फॉर एवरीबॉडी. एक आपकी पर्सनल लाइफ, अगर मैं थोड़ा सा अगर उसके बारे में हमारे ऑडियंस जाने और उसके बाद हम कंटिन्यू करें इस. वाकई में अच्छा रहेगा इंट्रोडक्शन देना, क्योंकि ऑडियंस को भी एक शुरुआत से पता रहे कि आज से करीबन 30 साल पहले ही मुंबई में बोरीवली रेलवे स्टेशन पे मेरा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें दोनों पैर कट गए थे. ट्रेन पूरी ऊपर से चली गई थी, मगर मेरा तकदीर अच्छा था कि सिर्फ पैर चले गए और बाकी जो है सब कुछ ठीक ठाक था, शरीर के सब पुर्जे स्पेयर पार्ट. और कुछ महीनों के बाद जो है जयपुर फुट आर्टिफिशियल लेग है, उससे मेरा चलना शुरू हुआ और पैर का काम है चलना. और मुंबई में कोई आपको इतना ज्यादा चलना वो सब है नहीं, हर जगह आपको इजीली ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है. तो कुछ समय हॉस्पिटल में रहा, कुछ समय घर पे रहा, फिर प्रैक्टिस की और वापस से एक कहते रहे नया बोनस लाइफ मिला, वापस से जीवन शुरू किया. तभी उम्र थी मेरी करीबन 18 साल. और फिर मेरा तभी बिजनेस था ज्वेलरी का और वो अच्छे से स्टार्ट किया. गवर्नमेंट को टैक्स पेयर भी था मैं. फिर ये करते करते मेरी तो लाइफ सेट हो चुकी थी फाइनेंशियली, सब सभी तरह से. मेरे करते करते जो मुझे इश्यूज समझ में आए, जो दिखने लगे, जिससे मैं लोकल ट्रेन में ट्रैवल करता था. तो लोकल ट्रेन मुंबई में आपको पता है कि एक सेपरेट जो है हमारे डिसेबल पैसेंजर्स के लिए कोच होता है, जो पहले एकदम छोटा था, जो मोटरमैन या गार्ड की केबिन को ही छोटा पोर्शन करते थे, अभी बड़ा डब्बा है. उसमें ट्रैवल करते करते समझ में आया कि उसमें कई लोग हैं जिनके हाथ कटे हैं, पैर कटे हैं, डिसेबल हुए हैं. उसमें कई ज्यादा लोग यही मुंबई सबअर्बन जो ट्रेन नेटवर्क में कहीं ना कहीं हादसे का शिकार हुए. उसमें कई लोग थे जो उनकी गलती होती थी, कई लोग थे जो ओवर क्राउडिंग है उनकी गलती नहीं भी होती थी. तो करते करते मेरे दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं जो है भारतीय रेलवे गवर्नमेंट चलाती है, ट्रांसपोर्ट है, टिकट बेचती है हमें,
और ये कहीं ना कहीं वो अगर सही कदम उठाए तो ये जो हादसे दुर्घटना हो रही है मुंबई में वो रोकी जा सकती है। ये डेवलप धीरे धीरे होते गया, एक दिन में नहीं हुआ ये विचार, रोज देखते गया। और जो जयपुर फूड थे आर्टिफिशियल लेग, मुंबई में उनका सेंटर है KEM हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक में, जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। तो मैं लोगों को वहां का एड्रेस देते रहा कि आप यहाँ पे जाओ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आर्टिफिशियल लेग। और ऐसे लोगों से एसोसिएशन होना, एक उनको गाइडेंस देना शुरू हुआ। सिलसिला चालू हो गया बेसिकली आपकी वजह से, आप लोगों को जोड़ते गए, कड़ी बनती गई। करेक्ट सर? हाँ जी, लोगों को मतलब वहां जाना है, आर्टिफिशियल लेग बनाना है, वो सब बातचीत चालू हुआ। फिर वो करते करते 2005 में माहिती अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया। मुझे उसके बारे में पता चला 2007 तक। और जो ऑनरेबल इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैलेश गांधी सर तभी थे, उनके ही जो मुंबई में सेमिनार्स हुए, उसमें मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में पूरी जानकारी दी, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे फॉलो करना है, वो मैं सीखा। वेरी। तो तो एक अलग सी नई लाइफ आपकी चालू हो गई थी। एक हादसा ने आपको कहीं रोका नहीं, आप बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। और आपका मतलब शादी वादी कब हुआ आपका? आपके शादी तो मेरी 1992 में हो गई थी। मेरी वाइफ है, मेरे अभी तो लड़की है जो साइकोलॉजी में MA किया है, और लड़का है जो अभी SY BCom में पढ़ रहा है, बच्चे भी बड़े हो गए। तो लाइफ बहुत स्मूथ निकला मेरा, वेल सपोर्ट सेटल बहुत लाइफ अच्छा था। मिला, मतलब आपको फैमिली सपोर्ट मिला। हाँ जी, हाँ जी। और फिर ये नया दौर आपके लिए चालू हुआ जो आपने। और शायद में कहते रहे सब कॉन्शियस माइंड में ये चीजें डेवलप होती रही कि कहीं ना कहीं ये हास्य रुकने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर माहिती अधिकार से जो है मैंने रेलवे से RTI किया कि आपके हर साल में मुंबई में लोकल ट्रेन में कितने अकस्मात होते हैं, कितने मौतें होती है, कितने जख्मी होते हैं। तो उससे पता चला करीबन 3,500 लोग की तो हर साल मौत होती थी मुंबई लोकल ट्रेन में, और उतने लोग इंजर्ड होते थे। और ये सिलसिला कई सालों से था। करेक्ट। तो मैंने कहा ये पहले तो ये रोकना चाहिए, प्रिवेंशन होना चाहिए। और ये जो अकस्मात हो रहे हैं उनमें भी मुझे पता चला कि कई लोगों की जानें बचाई जा सकती है अगर उनको सही जगह समय पे इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाए। जैसे हम जानते हैं हमारे शरीर में 6.5 लीटर ब्लड होता है। रेलवे अकस्मात बहुत सीरियस रहता है, जिसमें हाथ कटते, पैर कटते, पानी की तरफ खून रहता है। अगर उनको तुरंत 2-3 मिनट 5 मिनट में ही अगर उनका ब्लड ब्लीडिंग जो है वो बैंडेज लगा के रोका जाए, या ब्लड क्लॉटर आता है जिससे हाथ कटा यहाँ से यहाँ लगा देते हैं, तो आगे खून बहना रुक जाएगा। और स्टेशन पे उनको एक इमरजेंसी की जो ट्रीटमेंट वगैरह दी जाए, और वहां से उनको प्रॉपर एम्बुलेंस से अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर अगर हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट किया जाए तो उनकी जान बच सकती थी। तो ये दोनों पे मुझे समझ में आया माहिती अधिकार से। फिर और मैंने डिटेल में आंकड़ेवारी ली कि आपके 3,500 जो डेथ हुई और जो इंजर्ड हुए उनमें कैटेगरी क्या रही। तो उसमें 3-4 चीज समझ में आई। एक था ओवर क्राउडिंग, जो आज भी ये मुद्दा है। मुंबई लोकल ट्रेन की जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 1200 पैसेंजर की, 12 डिब्बे के ट्रेन की। आज 5,500 से 6,000 पैसेंजर सुबह 3-4 आवर्स और इवनिंग में 3-4 आवर्स, जिसको हम पीक आवर कहते हैं। 75 लाख पैसेंजर ट्रैवल करते हैं एक ट्रेन में, 5,500 पैसेंजर। आप समझो विरार से चर्चगेट ट्रेन आ रही है, अब विरार के बाद 2 स्टेशन के बाद वो ट्रेन में आपको अंदर जाने को नहीं मिलेगा, आप लटकने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। तो उसके बाद एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, 10 ट्रेन पैक आ रही है। करेक्ट। लोग क्या करते हैं फिर, जैसे आगे नाला सोपारा स्टेशन है, चर्चगेट जा रहा है, तो रिटर्न होते विरार ट्रेन में जाते, वही बैठे रहते, वही ट्रेन से वापस जाते। तो विरार में चढ़ने वाले को बैठने को नहीं मिलेगा। राइट। तो एक ओवर क्राउडिंग था। तो ओवर क्राउडिंग से करीबन साल में समझो 1,500-2,000 लोग चालू ट्रेन से गिर जाते। उसके यूट्यूब पे वीडियोस भी आप देख सकते हो गूगल करके। करेक्ट। आकस्मिक कोई पैसेंजर ऐसी वीडियो ले रहा है और उसमें रिकॉर्ड हो गया, कोई पैसेंजर गिर रहा है, हाथ उसका छूट रहा है। यस यस यस, व्हिच इज वेरी सैड। और उसमें भी 500-600 लोग की डेथें होती है, क्योंकि इतने जोर से गिरा, कई लोग ट्रेन के चालू व्हील के नीचे आ गए। दूसरा था, अब मुंबई जो है शहर कैसा है हमारा, ट्रेन लोकल ट्रेन शहर के बीच से चलती है। उसको हम ईस्ट और वेस्ट में 2 हिस्से बनाए हमने। तो कई जगह क्या था कि 2 होता है, एक रेलवे का ब्रिज होता है, जरा थोड़ा टेक्निकल भी बात करता हूँ कि हमारे दर्शक को जो और जिनको जानकारी है और ठीक है नहीं है थोड़ा हो जाएगी।
जानकारी हो जाएगी। सही बात है सर। अब स्टेशन पे जाते हो तो 1 नंबर से फिर ब्रिज चढ़ के 2, 3, 4 पे आप इंटर कनेक्टेड रहते हैं, ब्रिज और स्टेयरकेस। एक रहता है रोड ओवर ब्रिज, जो आप यस। स्टेशन के बाहर से एक साइड से ऊपर जाके पूरा स्टेशन पार करके दूसरी साइड से आप बाहर जा सकते हो। करेक्ट, करेक्ट। तो ऐसे कई जगह रोड और ब्रिज नहीं थे। तो तो लोग लोग ट्रैक क्या से करते हैं, हाँ, क्रॉस लोग करते हैं। जो स्लम है, क्योंकि मुंबई शहर में आज जो लेबर वर्ग है, मजदूर वर्ग है, वो ज्यादा करके 40 सिस्टम या झुपड़पट्टी में ही रहते हैं। आज मुंबई की मेरे ख्याल से 30 से 35% जो पॉपुलेशन है, आज 25 से 30 लाख लोग तो स्लम में ही रहता है। वो कई बार जैसे देखा, पानी भरना है तो रेलवे पटरी पार करके वो महिला अदर साइड जाती थी, वहां पानी का नल रहता है म्यूनिसिपालिटी का। तो ये सबसे भी कई लोगों की झपेट में आके मौतें होती थी। उसका सॉल्यूशन था दोनों साइड से बाउंड्री वॉल करना था और रोड ओवर ब्रिज बनाने थे। फिर रेलवे स्टेशन पे क्या था कि जो मुंबई में सबअर्बन नेटवर्क है, कई 70-80 साल पुराना है। तो जो उसके फुट ओवर ब्रिज है स्टेशन के भी, वो समय में तो क्या मुश्किल से एक दिन के समझो 5-6 लाख लोग ट्रैवल करते होंगे। आज वो पब्लिक बढ़ के होगी 75 लाख। ब्रिज तो वहीं का वहीं रह गया। तो इतनी भीड़ भाड़ होते रही कि लोग शॉर्टकट मारने के लिए फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पे एक से दूसरे पे जाने के लिए जंप मारने लगे। कभी ट्रेन जो लास्ट मिनट में अनाउंस करती है कि ये दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी, टाइम नहीं है, लोग जंप मार रहे हैं। तो उसका सॉल्यूशन था दोनों प्लेटफॉर्म के बीच में एक फेंसिंग करना, जाली लगाना, कि लोग उसके जंप नहीं कर पाए। तो फिर प्लेटफॉर्म का गैप बहुत था, तभी मैंने देखा कई जगह लोग उसके नीचे भी आ जाते थे, क्योंकि भीड़ भाड़ है। एक 30-20 सेकंड ट्रेन रुकती है, कई 100 लोग उतरते, कई 100 लोग चढ़ते। किसी को बारिश का टाइम में ज्यादा होता था, स्लिप हो गया, पैर धक्का लग गया, नीचे आ गया, ट्रेन चालू हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे हादसे बहुत हुए हैं। तो ये सॉल्यूशन था। फिर मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा ट्राई, ऑफिसर मुंबई में ही उनके जो डिवीजन होते हैं वो बैठते होंगे, एक दो बार थोड़ा बहुत जाके आया, मेरे पास स्कूटर है, मगर कोई इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला। जाओ, मिलना है, कौन है, क्यों मिलना है, क्या है, बोलेंगे नहीं नहीं, इनको मत मिलो, उनको मिलो, इनको मत मिलो, उनको मिलो, क्योंकि रेलवे में बहुत सारे डिपार्टमेंट है। करेक्ट। तो फिर मैं एक भी ये भी बता दूं कि मेरा क्वालिफिकेशन सिर्फ एसएससी पास, गुजराती मीडियम, मगर मैं अमेरिका, इंग्लैंड, सिंगापुर सब घुमा हूँ, हांगकांग गया हूँ। तो एक प्रैक्टिकल होने से एक नॉलेज अच्छा हो गया। तो किसी ने बताया कि आप जो हमारे संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जिसमें गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि आपकी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, आपकी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। तो उसके लिए आप बॉम्बे हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका कर सकते हो, जिसका आपको खर्चा कुछ भी नहीं है। और जो रेलवे को आप पिटीशन करें कि जेरोक्स करना है, वो मुश्किल से 2000 रुपया खर्चा होता है। मैंने कहा चलो वो करते हैं। तब मैं पहली बार गया तो बॉम्बे हाईकोर्ट का गेट कहाँ है, कोई कहा इधर है, कोई कहा इधर है। मैं खुद हाईकोर्ट के स्कूटर लेके 2 बार तो चक्कर मारे। फिर एडवोकेट मिले, एडवोकेट से बात किया तो अच्छा रहा कि मुझे अच्छे भले एडवोकेट मिले, और सीनियर एडवोकेट थे जिनकी हाईकोर्ट की फीस बहुत मतलब अच्छी खासी रहती है। उन्होंने कहा भाई पैसा नहीं लेंगे आपका, और ये पिटीशन अच्छा है और ये करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी राइट टू इन्फॉर्मेशन से मैंने जानकारी इकट्ठा कर ली थी। फिर हाईकोर्ट ने पिटीशन किया, तभी 2 ऑर्डर हुए 2009 में, 2008 में पिटीशन किया अगले साल, कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को कहा कि आप एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करें, और रेलवे को कहा कि आप मुंबई सबअर्बन रेलवे स्टेशन पे इमरजेंसी मेडिकल रूम आप एस्टैब्लिश करें। वाह, तो सर कितना सक्सेसफुल रहा ये? 100% मैं वही बताने जा रहा हूँ। हाँ जी। और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने उसके ऊपर एक कमिटी बनाया। कमिटी के हेड थे तभी KM हॉस्पिटल के डीन थे संजय ओक साहब, जो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनको कोरोना के लिए पूरे इंचार्ज बनाया है, कंट्रोल करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। डॉक्टर है और बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने मुझे इनवाइट किया, कमिटी करीबन 8-10 उनकी मीटिंग्स हुई, और ओक साहब खुद कहा कि नहीं, एम्बुलेंस सर्विस वाकई में जरूरत है। आपको इमरजेंसी में कोई भी इंसान हो हॉस्पिटल में, उसको फ्री ट्रांसपोर्ट करना ही है। और मैंने थोड़ा रिसर्च किया था, जो लंदन है, न्यूयॉर्क है, वहां पे जो गवर्नमेंट की एम्बुलेंस सर्विस है ना, वो 10,000 पॉपुलेशन में एक एम्बुलेंस है, जो सिटी का पॉपुलेशन होता है ना। अगर यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्टार्टिंग में तो रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि हमको नहीं करना है, मगर वो अपील रिजेक्ट हो गई। बाद में सब कमेटी वगैरह बनी कि अभी करेंगे।
तो सुप्रीम कोर्ट भी मैं 2 साल जाके आया, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। वहां भी एडवोकेट की टीम थी जिन्होंने 1 रुपया चार्ज नहीं लिया। मेरा सिर्फ ट्रैवल का खर्चा होता था, यहाँ से दिल्ली आना है, 1-2 दिन रहना है। तो इन्होंने कहा, संजय सर ने, कि हम ऐसा करेंगे कि महाराष्ट्र का पॉपुलेशन है करीबन 11 करोड़, तो 1 लाख पब्लिक पे एक एम्बुलेंस रहेगी, जीपीएस सिस्टम रहेगा, उनका एक कंट्रोल रूम रहेगा। तो आप जो कॉल करेंगे आपके एरिया में जो एम्बुलेंस है वो आपके यहाँ 15-20 मिनट में पहुंच जाएगी और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्ट करेगी नजदीकी अस्पताल में। एम्बुलेंस में डॉक्टर्स रहेंगे और पूरे इमरजेंसी की मेडिसिन, इंजेक्शन सब रहेंगे। और वो एम्बुलेंस सर्विस इंट्रोड्यूस हुई अप्रैल 2014 में। और मुझे बहुत उसके बारे में मतलब पहले तो है कि एम्बुलेंस का किसी को जरूरत ही नहीं पड़े, कोई बीमार हो ही नहीं। बिल्कुल। मगर महाराष्ट्र में, हाँ जी, और महाराष्ट्र में सिटी के अलावा जो ग्रामीण इलाका है, और सबसे अच्छा वहां पे जो प्रेग्नेंट महिला है जिनको लेबर में स्टार्ट हुआ और अस्पताल करीबन 40-50 किलोमीटर दूर है, उसमें जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा बीच में, कई हजारों तो डिलीवरी एम्बुलेंस के डॉक्टर ने करवाई और अच्छे से सेफ डिलीवरी करवाई। मतलब हेल्थी बच्चा जन्म हुआ, माँ भी सेफ रही और उनको हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट किया फर्दर मेडिकल सुपरविजन के लिए। तो आज अभी कोविड कोरोना का टाइम में भी हम देखो 108 एम्बुलेंस बहुत अच्छा काम कर रहा है और गवर्नमेंट ने 937 एम्बुलेंस स्टार्ट की पूरे महाराष्ट्र में। और जो एग्रीमेंट भी बना है वो समीर जवेरी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के नाम पे गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट से बना है, मेरे पास कॉपी भी है। अरे वाह। और दूसरा था इमर्सिव मेडिकल रूम। तो रेलवेज का मेंटालिटी था, मतलब कहते ना एक संगठन है गवर्नमेंट का, एक उनका एक बोलते ना कि नहीं करना है तो नहीं करना है। जबकि मैंने उनको कहा था कि आप मेडिकल रूम आपके स्टेशन पे है ना, देखो हम देखते हैं रेलवे स्टेशन पे खाने की कैंटीन होती है, फूड कैंटीन कहते हैं। तो मैंने कहा कि आप मेडिकल रूम एक उनको जगह दो, उनको आप केमिस्ट मेडिकल स्टोर चलाने की परमिशन दो, तो आपको हर साल वो रेंट देंगे और इमरजेंसी फ्री करना है और जनरल प्रैक्टिस भी करने को अलाउड दो। जैसे अभी मैं गया कि मुझे समझो सर्दी खोखला हुआ है, कमजोरी लग रही है, इमरजेंसी नहीं है, वो चार्ज लेंगे 50 रुपया, डॉक्टर देखेगा, दवाई लिख के देगा, वही उनका केमिस्ट है, मुझे वहां से खरीदा, मैं वहां से खरीदूंगा दवाई। तो फिर भी उन्होंने करते करते स्लो किया, एक स्टेशन पे मेडिकल स्टार्ट किया, फिर और 2-3 पे किए। फिर हाईकोर्ट में जो अभयोग सर थे, जज थे बॉम्बे हाईकोर्ट में, अभी मद्रास हाईकोर्ट में वो चीफ जस्टिस है, उन्होंने फटकार लगाई रेलवे ऑफिसर में कि कंटेम ऑफ कोर्ट है, आप ये नहीं करेंगे तो आपके ऑफिसर के ऊपर मैं एक्शन लूंगा और आप बताओ आप कभी करेंगे। फिर जो है फास्ट हो गया और आज मुंबई में करीबन 25 रेलवे स्टेशन पे इमरजेंसी मेडिकल रूम सेटअप हुआ है। और मैंने पिछले साल ही देखा, अभी पूरे इंडिया में मेडिकल रूम होने वाले हैं, वो सभी दर्शकों को भी पता चले कि मैंने पिछले साल न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट का था। विजयवाड़ा है आंध्र प्रदेश में एक रेलवे स्टेशन, वहां पे एक पैसेंजर को हार्ट अटैक आया, कोई इमरजेंसी मेडिकल तो ट्रीटमेंट थी नहीं और पैसेंजर की दुर्भाग्य से मौत हो गई। तो उनकी जो वाइफ ने जो है कंज्यूमर कोर्ट में क्लेम किया कि मेरे पति को अगर सही समय पे मेडिकल ट्रीटमेंट मिलती थी तो शायद उनकी जान बचती थी। तो हार्ट अटैक में जितनी जल्दी मेडिकल ट्रीटमेंट मिलती है, जान बचने का चांस ज्यादा होता है। तो कंज्यूमर कोर्ट ने उनको 10 लाख रुपया कॉम्पेंसेशन कहा, आप इनको दे दो कि उन्होंने अपना पति गंवाया है, जो कमाने वाले फैमिली मेंबर थे। तो रेलवे से कहा कि ऐसे ही लोगों को हम देते रहे, क्योंकि हर दिन 2.5 करोड़ पैसेंजर ट्रैवल करते हैं पूरे इंडिया में ट्रेन से। तो उन्होंने अपील लेके सुप्रीम कोर्ट में गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, रेलवे के पास क्यों मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, जब आप इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट हो, इतने 1-1, 2-2, 3 की आपकी जर्नी है, जैसे मुंबई से मैं समझो कलकत्ता जाऊंगा तो शायद 2 या 3 दिन चल लगता है मुझे वहां पहुंचने में। तो किसी को मेडिकल इमरजेंसी हुई रास्ते में तो आप क्या करेंगे ट्रेन में। तो मैंने वो पढ़ा, मैंने पढ़ के सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा, रेलवे बोर्ड चेयरमैन को लेटर लिखा कि देखिए यहाँ पैसेंजर की जान गई, आपको 10 लाख भी उसको देना पड़ा, है ना। यहाँ मुंबई में बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया, पूरा रेलवे स्टेशन पे ऐसे ही पैसेंजर को हार्ट अटैक आया था, तुरंत मेडिकल उनके डॉक्टर ने उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट दी, उनकी जान बच गई और फर्दर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उनको हॉस्पिटल भी शिफ्ट किया। तो आप पूरे इंडिया में मेन रेलवे स्टेशन से शुरू करो, मेडिकल रूम एस्टैब्लिश करो, आपको इनकम होगी, क्योंकि आप जिसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो उनको मेडिकल स्टोर चलाने की स्टेशन में परमिशन दे रहे हो, इमरजेंसी के अलावा प्राइवेट प्रैक्टिस की परमिशन दे रहे हो और जान भी बचेगी प्रवासी की, आपके 10 लाख रुपए भी बचेंगे, आपको उल्टा इनकम होगा।
फिर मैंने माहिती अधिकार से पूछा तो अभी गुजरात में, अहमदाबाद में, सूरत में सब जगह उन्होंने मेडिकल रूम का टेंडर इश्यू कर दिया था। मैं बात कर रहा हूँ आपको जनवरी 2020 की। फिर हमारा अच्छा, अप्रैल से कोरोना का आया तो अभी सब बंद है, मगर मुझे लगता है और 1 साल में इंडिया के कई सारे स्टेशन पे मेडिकल रूम एस्टेब्लिश हो जाएंगे। वेरी वो था। नाइस, वेरी नाइस। तीसरा एक तो था ये तो बहुत जो अच्छा है ऑब्जेक्टिव आपने जो लिया है रेलवे के लिए, मतलब रेलवे की सपोर्ट से दुनिया का उद्धार करने का, बेसिकली जो ट्रैवल कर रहे हैं वो ट्रिमेंडस है सर। हाँ जी सर, आप बताइए प्लीज। तीसरा जो था, मैंने ऑब्जर्व किया, जैसे विरार की बात करता हूँ, वहां पे जो लोग इंजर्ड होते थे उनको शिफ्ट किया जाता था बोरीवली भगवती हॉस्पिटल, जो वहां से 35 किलोमीटर दूर है। तो पहुंचने में 1.5-2 घंटे का समय लग जा रहा था, तो ज्यादा करके लोग पहुंचते पहले ही दम तोड़ देते थे। मैं बात कर रहा हूँ 2006, 7, 8 की, जो मैंने आंकड़ेवारी ली। तो ऑलरेडी बॉम्बे हाईकोर्ट का ऑर्डर था कि जहां पे 5 किलोमीटर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है ना, वहां रेलवे अपने खर्चे से प्राइवेट हॉस्पिटल जो नजदीक में है ना, वहां हर एक इंजर्ड की ट्रीटमेंट कराएगा। वो ऑर्डर था 6 अक्टूबर 2004 का। तो वो माहिती अधिकार से मैंने जानकारी सब इकट्ठा की विरार की, और हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना, रेलवे के जनरल मैनेजर के ऊपर और दूसरे ऑफिसर के ऊपर कंटेम्प्ट पिटीशन की मैंने 2009 में। उसका 2012 में कारण बताओ नोटिस इश्यू हो गया रेलवे ऑफिसरों को कि आदेश का आपने पालन नहीं किया, आपके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया। कंटेम्प्ट तो अभी सबको पता होगा, अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है प्रशांत भूषण सर, उनके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। तो वो अलग कंटेम्प्ट है, उन्होंने जो हरकत की वो अलग है, और ये आदेश को पालन नहीं करना है। कंटेम्प्ट की 2 कैटेगरी होती है। तो फिर रेलवे ऑफिसरों ने वहां सब प्राइवेट हॉस्पिटल, मीरा रोड से लेके विरार तक और विरार से लेके दारू तक प्राइवेट हॉस्पिटल से टाई अप किया है, और हर एक इंजर्ड को नियरेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा जाता है। वहां रेलवे अपने खर्चे से इमरजेंसी ट्रीटमेंट करवाती है, और जब एस्टेब्लिश होता है कि अभी इनकी जान खतरे के बाहर है, तब जाके उनको कहते हैं कि आगे आपको खर्चा करना है तो कीजिए, वरना गवर्नमेंट हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं, और वो ठीक भी है। सही बात। तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल का भी ये जो करवाया, वो आगे पूरे इंडिया में उनको टाई अप करना चाहिए। बिल्कुल सही। सर मैं थोड़ा सा आपको रोकती हूँ इधर, और मेरे साथ कुछ आपके दोस्त जुड़े हुए हैं। आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइज है। हम लोगों ने चाहा कि जब हम आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिन्होंने इतना अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो उनके कुछ दोस्त भी हमारे साथ जुड़े और वो आपके बारे में थोड़ा हमें बताएं। तो मैं सबसे पहले तो बुलाना चाहूंगी दीपक घनश्याम जी, और उनकी जो घनश्यानी जी, सॉरी, और जो उनकी वाइफ है कंचन भाभी जी, शी इज एन LLB, एंड दीपक जी होटेलियर हैं। ही इज हैविंग हिज होटल इन थाने। एंड सर जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते सर, अच्छा लगा आप लोग हमारे शो में आए। समीर जी के बारे में कुछ हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे आपकी उनसे मुलाकात हुई और कैसे आपको लगता है वो कितना वैल्यू ऐड रेलवे में दे रहे हैं, और दुनिया का जो बोलते हैं ना एक अलग ही फाइट फॉर राइट वाला जो मुहिम इन्होंने चलाया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? समीर भाई से मेरी मुलाकात हुई थी 2014 में, जब वो रेलवे के इशू करते थे, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। तब वो जो मेडिकल सेंटर बनाने थे हर रेलवे स्टेशन पे, उस बारे में मिले थे। तो हम हमारे थाना के MLA लेके वहां पे गए थे जनरल मैनेजर के सर के पास। फिर उनसे मुलाकात होकर मेरे को ऐसा मालूम पड़ा कि उन्होंने मेरे को एक आइडिया दी कि आप IPC, CRPC, RTI का बुक और कॉन्स्टिट्यूशन का बुक, ये आप अपने घर पे लेके आइए और इसको रोज आधा घंटा पढ़िए। उससे कैसे मालूम मैडम कि आज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारी, पुलिस के डिपार्टमेंट के अधिकारी, वो अपने पावर का बहुत मिसयूज करते हैं। तो आज हम लोग कोई काम पड़ता है, उनसे किसी ने तकलीफ दिया तो हम लोग को एक पावरफुल आदमी की जरूरत पड़ती है, किसी पॉलिटिशियन की जरूरत पड़ती है। समीर भाई ने हमें सिखाया कि द पावर ऑफ कॉमन मैन क्या होता है। अब उनके कारण हमारे ऊपर 1-2 केस हुए, जिसमें हम लोग ने कुछ नहीं, समीर भाई से गाइड लिया, समीर भाई ने हमको गाइड किया और राइटिंग में बताया ये लॉ है, ये कायदा है, इस तरह आप लेटर लिखिए। तो
जिस केस में लाखों रुपए वकील को देने पड़ते थे, यहाँ पुलिस के हाथ जोड़ने पड़ते थे, सिर्फ लेटर से और रूल्स के नियम से, आईपीसी के और सीआरपीसी के रूल से हमें उसका बहुत फायदा हुआ। और ये मालूम पड़ गया हमारे को कि द पावर ऑफ कॉमन मैन क्या होता है। और समीर भाई की खासियत, सबसे बड़ी खासियत है जो उन्होंने बताई नहीं, समीर भाई निस्वार्थ काम करते। मैंने किसी ने उनको फोन किया तो लोग क्या सोचते, मेरा फायदा क्या इसमें। समीर भाई की खासियत है कि वो अपना फायदा कुछ देखते नहीं है। वो गरीब से गरीब आदमी, दूर से दूर अपना भाड़ा लेके पहुंचेंगे, बदलापुर, अंबरनाथ, मतलब वो ये चाहते हैं कि मेरे वजह से किसी को न्याय मिल जाए, कोई अन्याय नहीं करना, किसी को अन्याय नहीं होना चाहिए, ये उनकी खासियत है। वो और उनके ही कारण हम ये लॉ का है सीखने के। मैंने अपने थाना शहर में बहुत लोगों को मदद की है, मतलब बहुत, जिनको पुलिस ने उठा लिया, म्युनिसिपैलिटी ने तकलीफ दी, तो मैं उनको जब मैं फोन में बात करता हूँ, लॉ की बात करता हूँ, तो इमीडिएट उनको फायदा होता है। तो एक समझ समीर भाई, मैं बोलता हूँ ना, ऐसा नहीं, आज के जमाने में अपन उनको एक भाषा बोलेंगे तो संत जैसी भाषा, कि भाई अपना जो नॉलेज है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बांटते रहो, बढ़ाते रहो, लोगों में जागरूकता फैलाते रहो। तो बहुत ही अच्छे हैं। और मेरी वाइफ, मेरे ये सब होने से मेरी वाइफ भी उनसे प्रोत्साहन है, प्रेरित होके अभी वो लॉ का तैयारी कर रही है। लॉ की तैयारी कर रही हूँ। मतलब उन्होंने आम इंसान के जो राइट्स वगैरह होते हैं उनके प्रति उनको अवेयर कराया है, जागरूक कराया है। और ये मतलब जैसा मेरा अनुभव रहा है, जैसे जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जो लोगों को अपने मतलब पावर का मिसयूज करते हुए हैरेस करते हैं आम लोगों को, तो समीर भाई के गाइडेंस से जिस तरह से जो सक्सेस रहे हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं केस के जो, तो उससे मैं मोटिवेट हुई कि मैं भी लॉ करूं। और ये जो सक्सेस स्टोरी से मुझे एक बात समझ में आई कि जो पेन है, कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर है, ये इस बात का एहसास मुझे हुआ अब तक। तो ये बहुत बढ़िया रहा अब तक, और आपको सीखने मिला। और आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ कि समीर भाई जैसे लोगों को आपने आज लाइव में लिया है। लोगों को प्रेरणा मिलेगी और लोगों को अपने राइट क्या है उनसे सीखने को मिलेगा। समीर भाई व्यापारी आदमी थे, सेटल थे, लेकिन सब काम धाम छोड़ के आज वो आपने लोगों की सेवा में उतरे। तो लोगों को सच में मतलब तारीफ है काबिल उनका काम है, मतलब जितनी तारीफ करें उनकी कम है। सर मैं खुद ताली बजाना चाहूंगी, सल्यूट करना चाहूंगी। ट्रू इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं जो हम चाहते हैं अब अपने चैनल के थ्रू सबको बताएं। और आप जैसे दोस्त जो समीर जी के हैं वो एक मोटिवेशन बना के रखते हैं, और इसलिए उनको और करने का मन करना है ना, सेवा करें दूसरों की निस्वार्थ भाव से, जो आपने बोला। और आप जैसे लोग का बहुत बड़ा काम है कि जब आप ऐसे लोगों को एप्रिशिएट करते हैं, लोगों के सामने लाते हैं, तो बहुत लोगों को अपने राइट मालूम पड़ेंगे। सच में आप लोगों के लिए तालियां बजानी चाहिए, आप अच्छा काम किया आपने। थैंक यू वेरी मच। ये तो मेरी टीम है जिनके साथ जुड़ के हम ये काम कर रहे हैं, और आई होप ये सबको मतलब मोटिवेट करे। और हम लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप आइए हमारे प्लेटफॉर्म पे, हम आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करेंगे। बिकॉज सिर्फ हीरो जो होते हैं, जो रियल हीरोज होते हैं, उनकी जरूरत से ज्यादा वही देश बदली करेंगे, देश वही लोग बदली करेंगे, लोगों में जागरूकता वही ऐसे लोग ही लाएंगे। तो रियल हीरोज को हम आप लोगों से इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, और ऐसे ही एक कड़ी से कड़ी बनती जाएगी और हम दुनिया में कुछ बदलाव ला सकते हैं। बदलाव लाएंगे। जी जी जी, थैंक यू। संजय जी, आपने एक बदलाव लाया कि आपने इनसे इंस्पायर होके एलएलबी स्टार्ट। तो जी बिल्कुल बिल्कुल। हाउसवाइफ से एडवोकेट बन रही है और लोगों में जागरूकता लाने का इनका भी एक सपना हो गया। मतलब कैसा है, लीगल एड रीजनेबल कॉस्ट पे लोगों को प्रोवाइड होनी चाहिए। क्या है कि जो भी लीगल एड होती है इतनी महंगी है आज के टाइम पे, मतलब लोग उसके चक्कर में मतलब जाते ही नहीं है, मतलब लीगल एड लेने के लिए जाते ही नहीं है कि हम परेशान हो जाएंगे, कितने चक्कर मारने पड़ेंगे, ये वो, कितना पैसा, हमारा समय और पैसा दोनों खराब होगा। तो इस चक्कर में वो अन्याय के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाते। एग्जैक्टली। हाँ, तो इसलिए लोगों को जो भी है अवेयर कराना कि उनके राइट्स क्या है। हाँ, उनके राइट्स के प्रति उनको अवेयर कराना, ताकि वो उनके साथ अगर कुछ भी जैसे अन्याय होता है तो वो अपनी आवाज उठा सके उसके प्रति। बिल्कुल। तो बस मेरा ये लॉ का नॉलेज हासिल करने का यही एक मकसद है
कि मैं भी समीर भाई की तरह, जिस तरह वो मदद करते हैं लोगों की, निस्वार्थ मदद करते हैं, निस्वार्थ, मतलब उनका कोई उसमें फायदे का अपेक्षा नहीं रहता है। तो ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है समीर भाई की, मतलब मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और उनको अपने एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और गुरु की तरह देखती हूँ। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि कोई एक जन भी इंस्पायर करता है। और इस प्लेटफॉर्म को मैं एक थैंक यू बोलने के लिए बोलना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म को। वेरी 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 मच ग्रेटफुल टू हिम फॉर शेयरिंग हिज नॉलेज विद अस। समीर भाई, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं भी समीर भाई बोलने लगी। समीर जी समीर जी, यहाँ पर तो मेरे अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई आपके बारे में सुन के। नहीं, वो चाणक्य जी ने लिखा है कि हमारे मित्र की जो पत्नी होती है वो हमारे लिए बहन होती है, उसके लिए कंचन भाभी और हम भाई बहन है, उसके लिए मुझे भाई कहते हैं। कंचन भाभी का भाई तो सबके भाई हो गए। मतलब आप हमेशा एक बड़े भाई की तरह गाइडेंस देते हैं, सपोर्ट देते हैं, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। समीर भाई, और एक बताना चाहता हूँ मैडम को कि मेरे ऊपर जो इस तरह कुछ फॉल्स केस हुए, जिसमें अगर हाँ मेरे ऊपर कुछ ऐसा फॉल्स केस हुए कि इसमें म्युनिसिपैलिटी ने हमारे उधर स्टेट तोड़ा था, उसमें ऊपर से 353 केस लगाया था। और अगर उस केस में मेरे को समीर भाई गाइडेंस नहीं होती थी तो उसमें लाखों रुपए वेस्ट होते थे, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन सिर्फ लेटर लिखने से, रूल्स लिखने से और आईपीसी की धाराएं जो लिखी, आपको बता रहा हूँ कि उसमें मेरा 1 रुपया नहीं, जो जेरोक्स और लेटर पोस्ट का स्पीड पोस्ट खर्चा हुआ। और दूसरा कोई बिजनेसमैन व्यापारी होता तो मेरे हिसाब से उसमें लाखों रुपए उसके गए होते थे, बहुत डिस्टर्ब हो जाता था, वो लोग चूस लिए होते थे। ऐसे ही दूसरा अभी लेटेस्ट मेरे ऊपर है, लास्ट मंथ में जब लॉकडाउन में मैंने होटल ओपन किया, पार्सल दे रहे थे, पार्सल का अलाउ है, तो पुलिस ने केस बनाए, 188 केस बनाए और एक 9022 पब्लिक 3 पुलिस का एक कायदा है वो लगाया, जो कि बैठता ही नहीं है, जो बैठता ही नहीं है, वो हमने अच्छे से फॉलो किया। फिर हम लोग, पुलिस क्या गलत करती, मुंबई हाईकोर्ट का आदेश है कि पुलिस अपने गाड़ी में स्टिकर नहीं लगा सकती पुलिस का, हमने वो लगाया, ट्वीट किया, उनके ऊपर फाइन हुआ। तो एक ये है कि हम लोग पहले की समीर भाई जैसे लोग, अगर गवर्नमेंट आप जैसे लोग उनको आगे लाएंगे ना, तो बहुत लोगों को फायदा होने वाला है। जो कि अभी भी सोए हुए लोग, अभी तक उनको कायदा नहीं मालूम है, पुलिस कहते हुए जो कर दिया वो फाइनल है, लेकिन इन्होंने हमें ये बताया कि ये फाइनल नहीं है, जो बुक लिखा है, बुक में कायदा लिखा है, वो कायदा ही सही है। और हमने उसका फॉलो करके बहुत अच्छे रिजल्ट लाए मैडम, बहुत अच्छे रिजल्ट लाए हुए हैं, जिसके लिए जहाँ पे एक कागज पेपर, समीर भाई कैसे गुरु है, जैसा एक 100 किताब पढ़ने से गुरु अच्छा रहता है, वैसे उनको हमको गुरु सिखाया। आप 100 किताब पढ़ते पढ़ते नॉलेज तो 10 साल में आएगा, लेकिन उन्होंने इतना पढ़ के हमें बताया, आप ये बुक में या कलम पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, वो इमीडिएट हमारे को कहते हैं एलोपैथिक दवा जैसा इमीडिएट फायदा हो जाता है। नहीं बहुत अच्छे। और समीर भाई आपको जी बहुत, मतलब वो उनके दिमाग में, जैसे कंप्यूटर में कैसे गूगल में सर्च करते हैं, उनके दिमाग में कायदे फीड है कि आप जो भी बताएंगे ना तो इमीडिएट उनके पास रहेगा ऑप्शन, ये कलम है ये निकालिए, ये बुक का ये वाला निकालिए पेज, आप पढ़िए और इसमें आप लेटर बनाइए। तो ये जो उनसे प्रेरणा मिलती है ना, जो मतलब इतना है कि आपको 100 करोड़ रुपए के नहीं मिल सकता कि आप अपने स्वाभिमान से जी सकते हैं। एक व्यापारी, एक आम आदमी, एक नॉर्मल आदमी अपने स्वाभिमान से अपने हक जानकार होकर जी सकता है, ये उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। आइकॉन है जी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी एंड कंचन जी, आपको सुन के मेरे अंदर और एनर्जी आ गई है। और मैं समीर जी से यही बोलूंगी कि आप भी बहुत भाग्यशाली है कि आपके साथ में इतने अच्छे फ्रेंड्स जुड़े हैं और आपने लोगों के भाग्य चेंज कर दिए। आपने जी समीर जी ने जी नॉर्मल हाउसवाइफ को LLB पढ़ा दिया, इसके लिए तो मैं आपको बहुत ही सैल्यूट करूंगी। और उन्होंने जैसे बात बोली कंचन जी ने, मैं उसी बात को आगे लेते हुए मैंने सुना है कि इनकी एक फ्रेंड है जो एडवोकेट है, मास लेवल इश्यूज देखते हैं, जो इनसे जुड़े हुए हैं, और मैं उनको चाहूंगी कि वो हमसे जुड़े और थोड़ा सा होता है ना। जयदीप तन्ना जी नमस्कार जी। नमस्कार मैडम। जानना चाहेंगे, आवाज आ रहा है मेरा? जी सर बिल्कुल आवाज आ रहा है आपका क्लियर। तो थैंक यू दीपक जी एंड कंचन जी।
जुड़ने के लिए हमारे साथ। अब आते हैं हमारे साथ जयदीप तन्ना जी। सर, आप एडवोकेट तो है ही हैं, आपके बारे में मैंने बहुत सुना है, बट समीर जी के साथ आपकी दोस्ती निस्वार्थ भाव से जो हुई है, उसके बारे में आप प्लीज हमें थोड़ा बताइए। एक तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके मीडिया को, क्या इस तरीके का प्रोग्राम बनाया आपने। और मेरा जो अनुभव है समीर जवेरी का, तो पहली बार मैं उनको 2014 में मिला था। वो बहुत इंस्पायरिंग डिफरेंटली एबल पर्सन है। वो मास कम्युनिटी को काम करते हैं, फेमस आरटीआई एक्टिविस्ट है, रेलवे विक्टिम्स लोगों के लिए वर्क करते हैं। उनका 2 पाँव कटा था 1989 में, उनसे मिलने के बाद मुझे मालूम पड़ा। और उसके बाद एक्सीडेंट होने के बाद वो जो भी रेलवे एक्सीडेंट होता है उस विक्टिम के लिए काम करना चालू किए। फिर उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला था हाई कोर्ट में 2008 में, और इसमें बहुत सी सेफ्टी रेलवे में इम्प्रूवमेंट आई। और उसके बाद उन्होंने फैसिलिटीज मेडिकल सेंटर हर एक प्लेटफॉर्म में कराई। फिर एम्बुलेंस की अवेलेबिलिटी की उन्होंने 2014 का जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है। फिर उनका आर्टिकल भी मुंबई मिरर में आयल है। वो हीरो की तौर पे उनको लिया था, और उन्होंने विनर ऑफ मुंबई, जो हीरोज थे, मुंबई मिरर में इन 2012 में अवार्ड मिला था। और फिर वो मनी लाइफ फाउंडेशन, और वो जो मुंबई मिरर में अवार्ड मिला था उसमें उन्होंने एक अच्छा कोट किया था महात्मा गांधी का, नेवर लेट द रेलवे अथॉरिटी रेस्ट इन पीस, सेंड इन कंप्लेंट्स वेन एवर नेसेसरी, नेवर रिसोर्ट टू ब्राइब फॉर ऑब्टेनिंग कंफर्ट। तो ये बहुत अच्छा उनका मैसेज था, और उनकी सोच क्या है इस मैसेज से पता चलती है। और मनी लाइफ फाउंडेशन में भी उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था। उधर भी उन्होंने जो एक्सीडेंट विक्टिम है उनके लिए किस तरीके से हेल्प आउट होना चाहिए, उसके बाद एम्बुलेंस नंबर डाला था, हेल्पलाइन नंबर 101 108, जो आप सब एम्बुलेंस के लिए रेलवे एक्सीडेंट के लिए उपयोग कर सकते हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एडमिट करने का, जब भी एक्सीडेंट होता है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल लंबे रहती है तो फिर उसके लिए उन पेशेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करने का, ये भी उन्होंने हाईकोर्ट का ऑर्डर लिया था। जब मैं उनको 2016 में मिला, जब मुझे रिट पिटीशन फाइल करने का था, जो मेरा डिसेबल्ड कमिश्नर महाराष्ट्र का है उसका रेलवे कंप्लायंस नहीं कर रही थी, तो मैंने इनकी मदद ली। और इनकी मदद लेने के बाद मेरे को 2017 में हाईकोर्ट का बहुत अच्छा ऑर्डर मिला, और रेलवे को जितना भी महाराष्ट्र डिसेबल कमीशन ने ऑर्डर दिया था वो सब कंप्लायंस करने को लगाया था। और उसके बाद मेरी एक इच्छा है, और मैं रिकमेंड भी करूंगा, क्या इनको अपन सब लोग प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए रिकमेंड करना चाहिए। और मैं सोच रहा हूँ आप लोग भी इस चीज को सपोर्ट करना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो इनके लिए पूरा एक, बोलते हैं ना, एक जर्नी तैयार कर ली है, और अवार्डेड तो आई थिंक इनको एक सम्मान मिल चुका है। समीर जी, आप प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए अपील करेंगे डेफिनेटली। कुछ सीएनएन से आपको कुछ अवार्ड मिला था समीर जी, जरा आप बताएंगे? 2009 में सीएनएन न्यूज चैनल ने सिटीजन जर्नलिस्ट का एक मुझे अवार्ड दिया था, दिल्ली में हुआ था, अमिताभ बच्चन जी ने दिया था। और अरे वाह। मेरा मानना है कि हमारे लिए जो अवार्ड है वो वही है कि जिसको हमने हेल्प किया वो सक्सेस हो और उसके चेहरे पे खुशी आ जाए सक्सेस की, बस। बिल्कुल, जो बदलाव लाता है उसको अवार्ड मिलना चाहिए ना, कुछ अच्छा बिल्कुल सही। तो हकदार है ना। और अपन लोग को रिकमेंड करना भी चाहिए, ऐसे लोग को और उत्साह आएगा, इस तरह से काम करेगा और प्रोग्रेस होएगा। वो प्रोत्साहन मिलता है, एक अवार्ड, एक एक्नॉलेजमेंट होता है, जिससे हम लोगों के अंदर डबल ऊर्जा या एनर्जी आ जाती है। सो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, एंड आई होप हम अगेंस्ट ऑल ऑड्स के थ्रू भी ये इंस्पायरिंग स्टोरी सुना के इनको कहीं ना कहीं वो अवार्ड मिलने के एक जरिया बन जाए। जनवरी 2021 के लिए अपन रेकमेंड कर सकते हैं,
अभी अगस्त का तो चला गया, और नवंबर हमारी तरफ से तो नॉमिनेशन है सर। आता है मैडम। जी सर। नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर में फॉर्म आता है उसका प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए। अच्छा जी, अच्छा जी। मैं अगर फॉर्म भरूंगा तो आप लोगों को भी भेजूंगा, ताकि आप लोग भी रिकमेंड कीजिए। बिल्कुल सर, हमारी पूरी टीम जुड़ी रहेगी आपके साथ में। बस आप हमें बताते रहिए हमें क्या करना है, एंड हम भी प्राउड फील करेंगे कि समीर जी को वो अवार्ड जरूर मिले। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम समीर जी से और बातें करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत खजाना है, कैसे इन्होंने अपनी दुनिया बदल दी और दुनिया के लिए लग पड़े हैं, है ना सर? पूरा आगे बढ़े जा रहे हैं, फाइट फॉर राइट, यही हमारा एक आज का मोटो है। ओके सर, आप हमारे साथ जुड़े। आप कुछ बोलना चाहेंगे समीर जी? तन्ना जी से कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, एक अच्छा लगता है कि ऐसे ही देखिए अलग अलग हमारे दोस्त जुड़ते गए, अच्छे अच्छे लोग की टीम बनती गई, और आगे जो पब्लिक के जो वेलफेयर के लिए काम करना है, और ऐसे ही और टीम बढ़ते रहे, और हम अच्छे दोस्त भी बन गए इसके साथ। तो हम आपके साथ एक सिग्नेचर साइनिंग कैंपेन करेंगे आपके अवार्ड के लिए। तन्ना जी, आप जो हमें बोलेंगे हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद मैडम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हम चलते हैं, अब समीर जी से जानना चाहेंगे। समीर जी, आपके तो दोस्तों ने तो आपके इतनी तारीफ करी है, आपको कैसा फील होता है जब आपके साथ इतने अच्छे दोस्त जुड़े रहते हैं? नहीं, वाकई में वो एक कहते हैं ना कि हम हमारा चेहरा मिरर में देखते हैं, अपना चेहरा आईने में देखो। बिल्कुल। वैसे ही जब अच्छा रिजल्ट आता है, जो लोग और बात करते हैं तो अच्छा लगता है कि चलो उनके चेहरे पे खुशी आई, उनके इश्यू सॉल्व हुए। और मैं ये बात आगे बढ़ा दे, एक चीज जोड़ना चाहूंगा। 2010 में जो फराह खान मैम है, फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, उन्होंने स्टार प्लस पे तेरे मेरे बीच में एक शो किया था, एक करीबन 20-25 मिनट का था, मुझे सेंटर रख के जो एक्टिविटी किया था, उसमें विवेक ओबरॉय जी थे फिल्म हीरो, और रितेश देशमुख जी थे, और क्रिकेटर सिशांत जी थे, और फराह खान मैम उसके होस्ट थे। तो वो मेरे यूट्यूब पे वीडियो है जिसमें विवेक ओबरॉय जी ने ये कहा, जो आपने किया मुझे याद आया अभी वर्ड कहा ना, कि समीर जी हम तो रील के हीरो है, आप रियल हीरो है। तो ये उनका अवार्ड सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरे जैसे पूरे इंडिया में कई लोग को मतलब एक रिकॉग्निशन मिला है सोशल मीडिया में, कई लोगों को नहीं भी मिला है। जो भी पब्लिक वेलफेयर के लिए एक्टिव है कोई भी लेवल पे, वो सबके लिए वो है कि वो सब रियल हीरो है। बिल्कुल। सो हम बेसिकली रियल हीरोज को ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे साथ में, और हम चाहते हैं कि आप भी और भी ऐसे लोग हों, जैसे जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं, वो नॉमिनेट कर सकते हैं, हम उनको अपने शो में लाएंगे। तो आप ऐसे ही कड़ी बनती रहेगी और हम रियल हीरोज को अपने चैनल पे आपके साथ रूबरू कराते रहेंगे। तो सर, हमारा आप बताइए, तो जब आपने रेलवेज के लिए मेडिकल फैसिलिटी हो गई, एम्बुलेंस सर्विसेज हो गए, और आपके क्या प्लान्स हैं? नहीं, तभी जब जो बॉम्बे हाईकोर्ट पे जाते थे तो रेलवे ऑफिसर से फिर क्या होता है कि आप जा रहे हो, वो भी आ रहे हैं, आप साथ में ही बैठे हो, साथ में ही हो, तो धीरे धीरे जान पहचान हो जाती है। कई ऑफिसर का मेरा नंबर एक्सचेंज लिया, बातचीत होना शुरू हुआ, एक मिलना शुरू हुआ। रेलवे में है ना, रेलवे की सिक्योरिटी के लिए एक अलग से पूरा डिपार्टमेंट है, उसके कहते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, RPF, जो रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर आता है। वो ओरिजिनल था वॉच एंड वार्ड डिपार्टमेंट था, बाद में 2004 में उसको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स देके उनको छोटे पावर दिए रेलवे एक्ट में। जैसे कोई पैसेंजर विदाउट टिकट है, बाहर नहीं जा रहा है, तो उसको पकड़ सकते हैं। कोई पैसेंजर गलती से फर्स्ट क्लास में चढ़ गया, कोई स्टेशन पे समझो स्मोकिंग कर रहा है, तो उनको पेनल्टी मार के 500 रुपए तक की रसीद बना सकते हैं, ऐसा उनको पावर्स दी है। ठीक है, तो उनका काम है रेलवे की प्रॉपर्टी, रेलवे की सेफ्टी करना, और पैसेंजर की प्रॉपर्टी की सेफ्टी करना, और उनको सैलरी भी अच्छी मिलती है। उसमें जो इंस्पेक्टर होते हैं, मेरे ख्याल से करीबन 75-80 हजार रुपया महीने की सैलरी मिलती है। कांस्टेबल को भी 30-35 हजार मिलता है, और परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनके और भी सब बेनिफिट्स मिलते हैं। तो उसमें हेड कांस्टेबल थे दिनेश चंद्र पांडे, मुझे मिले 2010 में।
मुझे बताया कि उनके और एक कांस्टेबल है B.R. जोगदनकर, उन्होंने कुर्ला स्टेशन पे ड्यूटी थी, मुंबई में एक सबर्बन स्टेशन है, और वो लग के ये कुर्ला टर्मिनस है जहाँ बारगांव की ट्रेनें जाती है, बहुत बड़ा टर्मिनस है। तो जो पैसेंजर से ज्यादा करके जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास या और भी, वो अपने यहाँ से ट्रेन से कुर्ला आते हैं और कुर्ला से फिर ऑटो रिक्शा से 2 किलोमीटर लगता है और चल के शॉर्टकट गए अंदर से तो एक 10 मिनट में वो कुर्ला टर्मिनस आ जाता है, उसको लोकमान्य तिलक टर्मिनस कहते हैं। तो वो जोगदनकर ने ही कंप्लेन की थी कि उनका इंस्पेक्टर है वो वहां पे बनावटी अदालत चला रहा है और लोगों को 500-500 रुपए की बनाव पावती देके पूरा करप्शन कर रहा है। और दूसरी कंप्लेन की थी कुर्ला टर्मिनस पे, ट्रेन में एक होता है रिजर्व कंपार्टमेंट जो रिजर्वेशन टिकट करते हैं, एक होता है अनरिजर्व कंपार्टमेंट, 2 डिब्बे रहते हैं, आप चालू टिकट ले लो और जाके बैठ लो। तो ज्यादा करके जो उत्तर प्रदेश है, यूपी, वहां की ट्रेन है तो सीजन में तो बहुत फुल रहती है, लोग 10-10, 12-12 घंटे पहले आके लाइन लगाते हैं वो अनरिजर्व डब्बे के लिए। और वहां देखो अंदर इतनी डब्बा भर जाता है कि हिलने की भी जगह नहीं होती है। तो वहां के जो इंस्पेक्टर थे वो क्या करते थे, जो लाइन लगाते थे उनसे जबरदस्ती पैसे वसूली करते थे। तो उनके कांस्टेबल ने कंप्लेन किया, उनके डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी करके बताया कंप्लेन झूठी है और कांस्टेबल को ही डिपार्टमेंटल पनिशमेंट का प्रोसीजर शुरू कर दिया, चार्जशीट कहते। तो फिर वो जोगदनकर जी को मैं मिला और बातचीत से समझ में आया कि उनकी कंप्लेन सच थी, मगर तब तक मैं भी बॉम्बे हाईकोर्ट से जाके मुझे कानून का पढ़ाई करके पता चलने लगा, किताबें पढ़ के। मैंने कहा आपने किसी का फोटो नहीं निकाला, किसी के पैसे वसूल किया, उनका नाम कांटेक्ट नहीं लिखा, तो आप कह रहे हो उसके अलावा कोई सबूत नहीं है। तो उनको माहिती अधिकार से मैंने गाइड किया, उनसे सबूत जुटाए। और कुर्ला टर्मिनस का जो है मैंने रेलवे को भी लेटर लिखा, सीबीआई को भी लेटर लिखा। रेलवे से कहा मुझे तुम्हारी कंप्लेन झूठी है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने, और क्लोज कर दी। सीबीआई ने चेक किया तो सच था, उसके 1 महीने बाद सीबीआई ने छापा मारा और करीबन 12 रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के इंस्पेक्टर और स्टाफ को अरेस्ट कर लिया और उनके ऊपर एंटी करप्शन का केस भी रजिस्टर हुआ है और सीबीआई की स्पेशल अदालत में अभी ट्रायल भी चल रहा है। दूसरा जो कुर्ला का था, सबरमन का जो बेलबोन बनावटी पावती का, वो जोगदनकर ने आरटीआई से एक एविडेंस लिया 500 रुपया का, एक पैसेंजर को पकड़ा था, 500 रुपये लिए थे और वो अदालत में जमा होना चाहिए जो रेलवे की अदालत है मुंबई सीएसटी पे, वहां नहीं था, उसमें मैजिस्ट्रेट का स्टैम्प था जो नकली था। तो मैंने बॉम्बे हाईकोर्ट को एक चिट्ठी लिखा कि ये देखो सबूत मिला है, स्कैम है, 500 रुपए का एविडेंस मिला है, मगर जांच होगी तो बड़ा स्कैम बाहर आ सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वो केस सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया। सीबीआई ने पूरे एविडेंस इकट्ठा किए। तब तक डिपार्टमेंटल फिर हरकत में आ गया, क्योंकि मीडिया ने भी टीवी पे, न्यूज़पेपर में, सब प्रेस ऑफ पीटीआई ने पूरे इंडिया के न्यूज़पेपर में उसकी रिपोर्ट आने लगे। तो दिल्ली में रेलवे के जो टॉप ऑफिसर थे उनको भी समझ में आया कि ये पूरा मीडिया में पब्लिक आ रहा है। तो फिर इंस्पेक्टर को डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया और भी स्टाफ को डिसमिस किया, नौकरी से निकाल दिया और उनके 2 आईपीएस ऑफिसर को भी रेलवे से हटा दिया। और सीबीआई का जो ट्रायल था उसमें जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो ऑफिसर्स थे, स्टाफ थे, वो होस्टाइल हो गए, मतलब जो बयान दिया था सीबीआई को उससे कोर्ट में ट्रायल में पलटी मारा। तो उसकी वजह से वो जो थे आरोपी वो एक्विटल हो गए, उनको सजा नहीं हुआ, मगर इतना भी उनके लिए काफी था और बाकी लोगों के लिए एग्जाम्पल बिठाने के लिए काफी था। और ये करते करते फिर क्या हुआ, पहले तो मैं डिमांड कर रहा था कि आप मेडिकल सर्विस लाओ, एम्बुलेंस लाओ, एक करो, प्राइवेट हॉस्पिटल करो, जिसमें किसी ऑफिसर की नौकरी जानी नहीं थी। मगर ये करते करते मैं उनके जो करप्शन था ना उसके पीछे भी पड़ गया और अच्छे से ग्रिप आ गई पकड़नी और एक्सपोज करनी। और तो फिर ये लोगों ने मतलब दूसरे के थ्रू मुझ पे खोटे केस किए। जैसे एक केस हुआ था, मैंने किडनैप किया किसी फेरी वाले को थाना स्टेशन जाके, तो वो केस था जो अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है हमारे शरद बोबड़े सर, वो मुंबई हाईकोर्ट में जज थे, उनके सामने चला। वो बाय फेस मुझे देखते थे रेगुलर कि ये अच्छा इंसान है, पब्लिक जस्टिस के लिए हाईकोर्ट आता है, पाठ पुरावा एविडेंस लेके आता है, ये 90% डिसेबल पर्सन है, वो थाना लेके हॉकर को, फेरी वाले को क्यों किडनैप करेगा। और बाकी सब जो था स्टोरी वो भी पूरा झूठा था, जो फरियादी था वो भी एक हॉकर था और वो जिसको बता रहा है मैंने किडनैप किया उसको जानने वाला और कोई इंसान था भी नहीं, वो सब पूरी झूठी स्टोरी थी, कहानी।
उन्होंने केस को डिसमिस किया। और वो डिसमिस करने के बाद फिर जो कहते हैं ना, एक एडवोकेट थे बॉम्बे हाईकोर्ट में, गोखले सर, उन्होंने मुझे बताया जब मैं बहुत तनाव में था, टेंस में था, रात भर नींद नहीं आती थी, तो कहा कि देखो जो श्राप होता है ना वो कभी कभी आशीर्वाद में जाता है। और उन्होंने मुझे मुहावरा दिया महाभारत का, जिसमें अर्जुन को वो एक अप्सरा ने कुछ नाराज हो गई थी, श्राप दिया था कि ये टाइम से ये टाइम तक आप मतलब नपुंसक बन जाएंगे। और जब भी गुप्तवास था वो 1 साल में वो श्राप एक्टिव हुआ, और अर्जुन देखो वहां पे नृत्यांगना बन के रहा, उसको कोई पहचान नहीं पाया, तो धनुर्धारी थे और श्राप एक्टिव हुआ। और जैसे 1 साल खत्म हुआ गुप्तवास, वापस वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गए। तो उन्होंने कहा कि आपके ऊपर जो भी हुआ, किडनैप केस हुए, जान से मारने की धमकी आई, जो भी हुआ, उससे आपको नींद नहीं आई, आपने रात भर कानून की किताब पढ़ते रहे और पूरा लीगल नॉलेज प्रोसीजर आपको पता हो गया, और एक केस से भी आप निकल गए और अभी लोगों को भी हेल्प कर रहे हो। फिर ऐसे ही एक दो चीज और बताऊंगा, 2-3 मिनट और लेंगे हम हमारे दर्शक का। बिल्कुल। कि एक मुंबई में है ना, मुलुंड में रेलवे का बड़ा ग्राउंड है, वहां का मुझे एक बताया कि वो रेंट पे देते हैं। तो मैंने माहिती अधिकारी से पूछा कि उसका रेंट प्राइवेट लोग को दिया कितना है, तो बताया कि 12 लाख रुपए। दूसरा पूछा कि वो रेंट रेलवे अकाउंट में जमा किया, उसकी एंट्री बताओ। तो जवाब आया कि नहीं नहीं ये हम नहीं बता सकते, कॉन्फिडेंशियल। तब समझ गया, क्योंकि इतने साल से समझ गया ना कि दाल में काला है। मैंने रेलवे मिनिस्टर थे सुरेश प्रभु, 2000 आपको बात कर रहा हूँ 14 की, उनको ईमेल किया, मैं उनको जानता नहीं था, मतलब मैं तो जानता था, वो मुझे नहीं जानते थे। गूगल से ढूंढा और सुरेश प्रभु सर का मुझे रिप्लाई आया कि रेलवे बोर्ड में हाई लेवल का इंक्वायरी ऑर्डर किया है। मैंने कहा कि पैसा इकट्ठा हुआ है, आपके अकाउंट में जमा हुआ कि नहीं आप चेक करो, नहीं हुआ तो आप एक्शन करो। तो पैसे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के ऑफिसर ने कलेक्ट किए थे, रेलवे अकाउंट में जमा नहीं किए थे 3-4 साल के पैसे, वो मेरे आरटीआई से और ईमेल करने से वो एक्सपोज हुआ और पैसे रेलवे अकाउंट में जमा हुआ। सुपर। तो उसको रेलवे में जो गलत करने वाले ऑफिसर है वो नाराज है, वो कहीं ना कहीं मुझे कुछ भी अनाप शराब बोलते रहते हैं। और जैसे अभी पिछले साल मैंने एक आरटीआई किया था, रेलवे के जो चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर है, सीएसटी में ऑफिस है, कुछ जानकारी मांगी थी। उनका कोई ऑफिसर है जिसका ट्विटर पे मैंने वीडियो देखा, ट्विटर करने वाले को मैं जानता भी नहीं हूँ, कि वो ऑफिशियल कार को अपने फैमिली मेंबर के लिए घुमाने के लिए यूज कर रहे हैं। तो मैंने पूछा कि ये अलाउड है क्या, उनको परमिशन है क्या? तो वो आरटीआई का रिप्लाई तो दिया कि इसका कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ठीक है, फिर मेरे बारे में पूरा पेज भर के लिखा कि मैं हैबिचुअल कंप्लेनेंट हूँ, मैं आरटीआई को मिसयूज करता हूँ, ऑफिसर को हैरेस करता हूँ, जो क्राइम करते हैं उनको साथ रह के मैं ऑफिसर को हैरान करने के लिए आरटीआई मिसयूज करता हूँ। तो ऑफिस को मैंने फिर एक आरटीआई किया कि भाई मैं हैबिचुअल आरटीआई करता हूँ, आपके ऑफिस में पिछले 3 साल में मेरी कितनी आरटीआई आई? वो ऑफिस में मुश्किल से 5 भी आरटीआई नहीं थी मेरी। बोले वो रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। अच्छा, वो जो व्यक्ति है उसको मैं जानता नहीं हूँ, वो प्राइवेट आदमी है, उसके ऊपर बोलता है ऑफिसर ने एक्शन लिया तो आपने क्या उसके ऊपर एक्शन लिया? तो वो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उससे उल्टा हमारा और हिम्मत बढ़ती है। बिल्कुल। तो जो अच्छे लोग हैं वो साथ में जुड़ते हैं, जो सही। गलत करते हैं या तो गलत करने के सपोर्ट में रहते हैं वो हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और ऐसे ही फाइट फॉर राइट चलते रहती है हमारी। और मैं पब्लिक को एक बताना चाहूंगा कि लोग जो जैसे 75 लाख पैसेंजर है, मैंने 10 साल फॉलो किया, ठीक है, मैं कहता हूँ मेरे जैसा फुल टाइम फॉलो मत करो, एक मिशन मत बनाओ, मगर अपने छोटे छोटे हक के लिए आप क्यों आवाज नहीं उठाती पब्लिक? बिल्कुल। 2-3 चीज मुझे समझ में आया। एक, लोग कैसे है, हम नहीं करेंगे, कोई तो करना चाहिए। जैसे मैं बताऊं, मुंबई में आपने देखा होगा, आप सब मुंबई में रहते हो, जो रेलवे में जो ज्यादा करके गरीब लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं ना, उन्हें पता नहीं, कोई फर्स्ट क्लास में चढ़ जाता है, सब डिब्बे जैसे दिखते हैं, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स उन्हें पकड़ लेता था, उनके हाथ में रस्सी बांधता था एक दूसरे को और रेलवे कोर्ट में लेके जाते थे। मैंने सीएसटी में देखा और एक मुझे वीडियो मिला थाना स्टेशन का। मैंने सीएसटी रेलवे कोर्ट में उसकी बाकायदा मैजिस्ट्रेट साहब को जाके नोटिस पे लाया, उनकी कंप्लेन की कि ये गलत है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और ये कोई बड़ा क्राइम नहीं है, ठीक है, उनको पेनल्टी होती है 100-200 रुपया, नहीं भरे तो 2-3 दिन आप जेल में भेज देते हो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आपने हैंडकफ क्यों किया, हाथ क्यों बांधे? वो पहले तो परमिशन लेने थी, और अगर परमिशन नहीं लिया तो आपको उसकी वजह लिखनी है कि आपने क्यों बांधे। तो मैंने कहा कोई क्रिमिनल तो नहीं है, कोई टेररिस्ट है या कोई गंभीर अपराध नहीं है,
100-200 का पेनल्टी का मामला है, छोटा एक सिविल रॉन्ग कह सकते हैं हम। तो तब से वो बंद हो गया। मैं आपको बताऊं 2015 से बंद हुआ। अरे वाह सर। तो मैंने पूछा जो लोगों का हाथ बांधे थे ना, मैंने कहा आपको मैं बताता हूँ आपको नहीं बांध सकते, आप क्यों कंप्लेन नहीं करते? बोलते हमको डर लगता है। तो लोगों की बिल्कुल। मेंटालिटी क्या है? मुझे भी लोग मिलते हैं ना, तो मुझे बताते मुझे और क्या करना चाहिए। मैंने कहा मुझे क्या करना चाहिए मत बताओ, आप क्या करेंगे वो बताओ। बिल्कुल। तो बेसिकली मैं यहाँ बोलना चाहूंगी ऑडियंस से कि कहना और करने में फर्क होता है? जो लोग सिर्फ कहते रहते हैं या एक डरते रहते हैं और समीर जी कर जाते हैं, वो Yes. फर्क है। और दूसरा मैं बताता हूँ लोगों की मेंटालिटी क्या होता है, क्योंकि उसमें आप और अच्छे से बताएंगे, क्योंकि मैंने आपका पढ़ा है, आप बहुत कुछ आपके अच्छे और क्वालिटीज भी है, न्यूमरोलॉजिस्ट तो सब है, मैंने पढ़ा है आपका जस्ट उसमें लास्ट वीडियो में पढ़ा था मैंने। मिस एशिया का जब वीडियो हुआ था बहुत अच्छा था वो सेशन, मैंने पूरा देखा है 1 आवर का। कि लोगों को कैसा है, एक तो चाहिए तुरंत रिजल्ट, ठीक है, मैंने ऑर्डर दिया पिज्जा डिलीवरी होना चाहिए। तो ये जो एक्टिविज्म है, ये जो फाइट फॉर राइट है, वो तुरंत रिजल्ट तो आता नहीं है। दूसरा लोगों को चाहिए गारंटी, मैंने ऑर्डर दिया तो डोमिनोज पिज्जा 30 मिनट में मेरा डिलीवरी होना चाहिए, वो भी नहीं होता है। आपको वो आपका जो शॉर्टकट। हक है, आप हक है पता है, आपको लड़ते रहना है, रिजल्ट कब आएगा वो पता नहीं। तो लोग उसके लिए उसमें पढ़ते नहीं, गिव अप कर देते कि हमको नहीं करना है। बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ इस बात को, बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। क्योंकि सर मैंने देखा है, हम लोग जैसे अभी कुछ स्मॉल स्मॉल पेटी इश्यूज होते हैं, या तो छोड़ देते हैं, जाने दो बोल देते हैं, या करते हैं एक हद तक करते हैं फिर रुक जाते हैं जब तक सपोर्ट नहीं होता। तो मैं हमारा एक ऐसा इशू है फीस का, स्कूल का फीस का इशू चल रहा था। एक पूरा सब लोग इंतु होके सारे के सारे पेरेंट्स इनकरेज हुए कि हाँ हम करेंगे 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 करेंगे। धीरे 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 सब ढीले पड़ गए, है ना? फीस नहीं भरी है पर उसके मोटिव में कोई काम भी नहीं कर रहा है। तो ये क्या होता है, 2-4 लोग बच जाते हैं जो एक्टिव होते हैं, और फिर रिजल्ट आने में टाइम तो लगेगा ही सर, बिकॉज ये चीजें छोटी मोटी चीज नहीं है कि पिज्जा खाना है या हमको शॉर्टकट्स चाहिए, कुछ चीजों में समय लगता है। तो आई थिंक वो पेशेंस हर इंसान में होना चाहिए, हर कॉन्शियस हर इंसान में होना चाहिए। तो सर मैं अभी आपको रोकते हुए ना, एक और आपके जो दोस्त हैं गिरीश मिश्रा जी, मैं उनको बुलाना चाहूंगी। ही इज अ यू नो होटल ओबरॉय टावर में, ही टेक्स केयर ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट। सो गिरीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत। एंड आप अपना अनम्यूट कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जी हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार थैंक यू आप हमारे साथ जुड़े। जी। समीर जी के बारे में और समीर जी के साथ आपकी कैसे मुलाकात? समीर समीर जी के बारे में जितना बोले उतना कम है। मेरे पास तो उनके तारीफ के लिए अल्फाज कम पड़ जाएंगे। ओहो। इज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी। मेरी उनकी पहचान 3 साल हो गई होगी, और हाँ। तब से और अब तक हम लोग हफ्ते में कांटेक्ट में रहते ही हैं, फोन पे बातचीत करते ही हैं। इनसे मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मैं बहुत सारी चीजें समीर जी से सीखता हूँ, जो वो हमें अपग्रेड करते हैं कि जो तो चीज प्रैक्टिकल हमें नहीं पता है वो हमें बताते हैं। तो मेरे तो रोल मॉडल है, और मेरा उनको समीर जी को सल्यूट है। समीर जी मेरा सल्यूट नमस्ते है सर। आपको। और रेलवे के बारे में तो उन्होंने बहुत ऐसी काम किए हैं कि एक आम आदमी के लिए ये करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जहाँ तक मैं समीर जी को समझा हूँ कि वो कोई भी चीज एक बार ठान लेते हैं तो उसको जब तक लॉजिकल उसका एंड न कर दे तब तक वो शांत नहीं बैठते हैं। अरे वाह। हाँ, तो लॉजिकल एंड के बाद ही वो शांत बैठते हैं। अदरवाइज उसके बारे में कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे और करते रहेंगे। उससे यही बहुत सारी चीजें जो है वो हमें सीखने को मिलती है कि हम लोग थोड़ा सा हो गया तो उसको रिलैक्स कर लेते हैं, ठीक है अभी होगा। लेकिन ये नहीं, ये अल्टीमेट उसका जब लॉजिकल एंड होगा तभी बैठेंगे शांत। हिम्मत करते रहते हैं जी जब जी जी सफलता ना मिले, जी शांत नहीं कर।
वाह, सुपर। तो आप और क्या कहना चाहेंगे गिरीश सर? समीर जी तो जैसे सोशल वर्क कर रहे हैं, कोई भी इंसान इन्हें कांटेक्ट जो करेगा तो वो उनके भरपूर मदद करते हैं। ये अलग बात है कि वो लोग इनकी मदद लेके वो आगे परस्यू नहीं कर पाते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे चीजें देखी हैं, तो उनको, समीर जी को इस बात को बहुत मतलब गुस्सा लगता है कि लोग हेल्प लेना चाहते हैं लेकिन उसको परस्यू और लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचाना चाहते। तो तो हिम्मत हार जब भी देते हैं ना कुछ, सर को, जी और समीर जी वो हिम्मत बनाए रख के कुछ सक्सेसफुल हाँ और लॉजिकल एंड हाँ, करना चाहते लेकिन हैं। हर इंसान की अपनी कमियां होती हैं, अपनी खूबियां होती हैं। हर इंसान समीर जवेरी नहीं बन सकता है, बिल्कुल ये तो बिल्कुल आप मानते हो ना। बिल्कुल मानती हूँ, और इसलिए तो समीर जी यहाँ पर हैं और हर जी इंसान नहीं है यहाँ पर। जी। और मैंने डैशिंग ना, इनके कोई फैमिली से कोई ऐसा कोई कुछ है या इनका बैकग्राउंड ऐसा देखिए, ये सेल्फ मेड इंसान है जो अपने आप से उभर के आए हैं। और मैं इनको जब भी देखता हूँ, मैं इनसे बात करके मुझे ऐसे 2-2 घंटे बीत जाते हैं, हम लोग बात करते हैं तो ऐसा लगता है अभी मिले हैं। बहुत मैं एनर्जेटिक बहुत हो जाता हूँ समीर जी के साथ रहते और उनसे बात करके। तो इनके पास नॉलेज का खजाना है। जो बहुत खजाना है, जितना इनसे सीखना चाहे उतना कम है। और मेरी यही ख्वाहिश है कि समीर जी अपने अल्टीमेट मुकाम पे पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। समीर जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? जरूर। गिरीश मिश्रा जी का एक जो इंडिया की नंबर 1 कॉलेज है, लॉ कॉलेज, चर्चगेट में है, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, वहां पे उन्होंने एलएलबी किया है और एलएलएम भी किया है, उसका हायर ग्रेजुएशन। और वो प्रैक्टिस नहीं किया लीगल, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, 5 स्टार होटल है, नरीमान पॉइंट, मुंबई, ओबरॉय टावर। तो सीधी बात है कि एक एजुकेशन होने के बाद फिर आप जब दूसरे फील्ड में रहते हो तो आपकी प्रैक्टिस थोड़ी मतलब शांत होती है। और मैं करते रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ, तो जब गिरीश जी से बातें होती है तो फिर उनका तुरंत होता है कि हाँ वो है, और वो अच्छे से ग्रिप पकड़ लेते हैं। और कई लोगों को अनकंडीशनल, जैसे गिरीश जी को टाइम मिलता है उनके ऑफिस आवर्स के बाद, तो वो हेल्प करते हैं लोगों को। अभी कोरोना भी उन्होंने कई लोगों को हेल्प किया है और अनकंडीशनल है। और वो हेल्प करने के लिए वसई तक भी चले जाते हैं, यदि किसी को पुलिस एफआईआर नहीं ले रही है तो पहुंच जाते, भाई क्यों नहीं ले रहे हो। और ऐसे लोग हैं हमारे समाज में, और ऐसे लोग और आगे टीम बनेंगी और आगे आएंगे तो आज नहीं कल देखिए हमारा देश का भविष्य सबसे अच्छा कब होगा। सिर्फ बोल वचन करने से, बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा। हमें करप्शन फ्री इंडिया करना है, पहली बात। और सबसे बड़े दिमाग है जो करप्शन, भ्रष्टाचार जो देश को खा गया। अब आम आदमी को पूछिए ना, आपको कहाँ जस्टिस मिलता है, कौन आपकी सुनवाई करता है। आप कहीं जाते हो, आप फाइनेंशियल क्या स्टेटस है, आपका क्या स्टेटस है, ज्यादा करके मैं बोल रहा हूँ, सभी नहीं, वो देख के ही आपको रिस्पेक्ट दिया जाता है, आपको वो हिसाब से रिस्पॉन्स दिया जाता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कोई सरकारी ऑफिस चले जाओ ऐसे साइकिल पे और खड़ा, आपको 4 लोग देखेंगे, पूछेंगे नहीं। वहीं पर आप एक चले जाओ 1.5-2 करोड़ की गाड़ी में, 4 लोग बोलेंगे हाँ चलो सेठ आए, कुछ तो ठीक है, वजनदार इंसान है। तो ऐसा था ऐसा नहीं बोलबाला। होना चाहिए। हाँ, तो ऐसे ही हम धीरे धीरे है जैसे जुड़ रहे, एक छोटी सी शुरुआत है, मगर ऐसे हमारे से पूरे इंडिया में। आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो हम आज भगत सिंह है, मैं गांधी जी का फॉलोअर हूँ, मुझे उनके प्रिंसिपल अच्छे लगे। जस्ट बताना चाहूंगा कि मैंने भगत सिंह की भी पूरी वो किताबें पढ़ी है और उनका भी अच्छा था, महान है वो। मगर जो उनमें जोश था, क्या हुआ कि अंग्रेज का पूरा 100% राज था, तो उनको फांसी दे दी। अगर वो थोड़े स्लो गांधी जी की तरह रहते थे तो शायद वो और लंबे जीते थे। आजादी तो मिलनी थी, जो हिसाब से लोगों ने मूवमेंट शुरू की थी, तो और जीते थे और आगे देश की सेवा कर पाते थे। मगर वो अंग्रेज ने उनको जो है उनको मार दिया। तो आज हम जो है आरटीआई के थ्रू जो आजाद देश को हम और अच्छा बनाना चाहते हैं, उसका तो कहीं इतिहास में आने वाला नहीं है। आज आरटीआई के लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा, करीबन मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा लोगों का तो मर्डर हुआ है पूरे इंडिया में। कितने लोगों को छोटे क्रिमिनल केस में फंसाया गया है, मैं जब पढ़ता हूँ। बिहार में एक आरटीआई एक्टिविस्ट था, उसको छोटे केस में फंसा के पब्लिक के बीच में उसको घुमाया गया और मारा गया। कोई झूठा आरोप था कि लड़की की छेड़ती की, बाद में सब आया कि झूठा था। तो ये सब जो हमारे लोग हैं, जो सिपाही है, जो एक्टिविस्ट है, जो विसल ब्लोअर्स है,
उनको कौन भेजेगा, उनका कौन से इतिहास में नाम आएगा, इसको पता चलेगा। हाँ चलो, सर, हमारे हमें दर्शक अभी होंगे 500, 1000, 1500 दर्शक, और बाद में वीडियो कुछ 1000 लोग देखेंगे। फिर एवरेज आज जो जिसके 135 करोड़ को भी पता है कि ये भगत सिंह के साथ उनके दोस्त थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, फिर चंद्रशेखर आजाद थे, जो उनका सरनेम था मेरे ख्याल से त्रिपाठी या तिवारी था। वो एक मेरी दोस्त है डॉक्टर आकांक्षा त्रिपाठी, वो डॉक्टर भी है और एक्टिविस्ट है, जब समय मिला मुझे हेल्प करती है, हमारे साथ रहती है, बीएमएस डॉक्टर है। उसने मुझे बताया कि बाद में उन्होंने सरनेम बदली करके फिर तिवारी से आजाद कर दिया कि उनके कम्युनिटी को अंग्रेज परेशान नहीं करे। तो ऐसे आज के जो लोग हैं उनको कैसे लोग पहचानेंगे? तो सर पहले हम गिरीश जी से शुक्रिया कर देते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े, आपके थैंक यू बारे में समीर बता जी, दिया। मेरा सिंसियरली सैल्यूट है आपको, और आपसे हमें बहुत उम्मीद है कि आपका सहयोग हमें आगे भी मिलता रहे। थैंक यू गिरीश जी। थैंक यू मुझे आपसे एक नॉलेज ये मिली कि गुरु कौन होता है, जिसकी नॉलेज और वो दूसरों को नॉलेज देता रहे, चाहे जी। कुछ भी हो, और मोटिवेट करता रहे, उसी को जी। गुरु बोलते हैं। जी, तो समीर जी हमारे गुरु जी है। हाँ, एंड ऐसे आप अच्छे लोग जुड़े रहे, ये कड़ी बनती रहे और ये सिलसिला चलता रहे, जी, और श्योर अच्छा भारत हम सब मिलके एक बनाने की कोशिश करेंगे। जी, थैंक यू गिरीश जी, नमस्ते। थैंक यू। तो समीर जी, जो आप, मैं चाहती हूँ कि आप अपने जो, आपको पता है 1 घंटा बीत चुका है हम लोगों को बात करते करते, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा लोगों को एक अवेयरनेस दें, जो डरे नहीं। अगर अपने हक के लिए लड़ना है तो आप जैसे सोशल एक्टिविस्ट हैं, और आपकी एक टीम जुड़ती जाएगी, और हम सब चाहेंगे कि हम कुछ देश का भला करें। कुछ लोगों के अंदर एक वो जो डर है या वो कमियां हैं नॉलेज की वजह से, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से, उसको दूर करें, एंड फाइट फॉर राइट का ये जो मुहिम है जो आप चला रहे हैं, उसके साथ जुड़ते जाएं। एकदम शॉर्ट में 2 चीज बताना चाहूंगा। एक होते हैं लोगों के खुद के जो इश्यूज है, खुद के प्रॉब्लम्स है, ठीक है। एक होता है जो मास लेवल के प्रॉब्लम से हम भी इन्वॉल्व है, और सभी को उसका फायदा होने वाला है। तो एक रहता है कि लोग कैसे हैं, खुद ही बोलते हैं डर के आगे जीत है, उनको उनकी परछाई से भी डर लगता है। कुछ कर रहे थे पहले ही वो पूरे नेगेटिव हो जाते हैं, नहीं ये करेंगे, नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, होने वाला नहीं, हमारा काम नहीं, और कोई करे, ठीक है। दूसरा, कुछ करने को थोड़ा एक लेवल के ऊपर मन हुआ कि हाँ करना है, फिर मैंने आपको पूछा कि मैं करना चाहता हूं, आप क्या करेंगे? नेगेटिव स्टोरियां बताएंगे। जैसे हम अस्पताल में जाते हैं ना, कोई रिश्तेदार को हार्ट अटैक आया, तो ज्यादा करके लोग कैसे कहते हैं, अरे इनको भी हार्ट अटैक आया था, पहले में बच गए, दूसरे में टपक गए। फिर बोले कि हाँ एक को हार्ट अटैक आया था, बाईपास किया, मगर 2-3 महीने बाद चले गए, हो गया। तो वो जो बेचारा है उसका तो बच गई पूरी तरह से। अब उसमें पॉजिटिव बता रहा उनको, ठीक है, वो भी हुआ, वो भी अच्छे भी हुआ रहेंगे। कितने लोग होंगे जो हार्ट अटैक आने के बाद भी आज 20-20 साल से एकदम फिट है, और उन्होंने डाइट अच्छा किया, हेल्थ का ध्यान रखा, तो उल्टे कभी उनको तकलीफ नहीं हुई, है ना। तो लोग क्या करते हैं, जैसे आप पूछेंगे ना कि नहीं मुझे ये समझो यहाँ गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट में परेशानी हो रही है, या ये पुलिस में मुझे हैरान कर रहे हैं, या मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, मैं उसकी कंप्लेन करना चाहता हूँ। अरे मत करो, पुलिस तो बहुत डंडे से मार मार के लाल कर देती, पिटा के, देखो यूट्यूब पे वीडियो देख लो कैसे करती है, फुला देती है। तो फिर यूट्यूब पे वीडियो 1-2 देख लिया, ये धनाधन छोटी पे छोटी पड़ रही है, तो हो गया हरिओम भाई, मुझे नहीं करना, ऐसे मार नहीं खा पाऊंगा मैं, ठीक है। तो आगे आता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा। अभी लॉकडाउन से 3-4 महीने पहले की बात है। वडाला रेलवे स्टेशन है मुंबई का, सबअर्बन रेलवे स्टेशन है, हार्बर लाइन कहते हैं उसको। वहां लगेज डब्बे में रेलवे पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ लिया, जिसमें एक लड़का था अब्बास, उसके पास बैग थी, टिकट भी था, उसके साथ और भी लोग थे। तो उसने अपने पिताजी को फोन किया, अली भाई, कि पापा मुझे पकड़ा है, और ये लोग कहते कुछ 1200 रुपया पेनल्टी होगी। तो वो जो है मजगांव में गैरेज है जहां मेरा स्कूटर में रिपेयर करा था, उनका फैमिली फ्रेंड हुए, नेविल पटेल है, RNZ करके, बहुत फेमस गैरेज है, बहुत बड़ा है। उन्होंने मुझे फोन किया कि इसका क्या कानून है। मैंने कहा देखो, लगेज में बैग थी, तो आप CST रेलवे कोर्ट है, वहां से एक ट्रेन में 15 मिनट का रास्ता है, लेके जाएंगे,
जस्ट आपको दिखा दो कि साहब मेरे पास मेरा सामान है, मैं टिकट है लगेज में चढ़ाऊं। और लगेज में 2 होता है, आपको ज्यादा सामान लेके चलना है। नॉर्मल टिकट में आपको 10-15 केजी वजन अलाउड है। आपको 25-30, जैसे आप वेजिटेबल वेंडर हो, दूध वाले हो, डेली वाले हो, तो ज्यादा सामान के लिए कुछ पैसे ज्यादा लग के आपको अलग पास मिलता है। तो बोलो मेरा जो वजन है कर लो, मेरी पास में परमिशेबल है। फिर भी अगर पेनल्टी मारा तो एक बार 100-200 भर दो, क्यों झंझट कर रहा है? पैसे नहीं है तो बोलो मैं पैसे लेके पहुंच जाता हूँ वहां। मेरे घर से CST 3 किलोमीटर दूर है। थोड़ी देर के बाद फोन आया, बोले जी लड़के को छोड़ दिया। मैंने कहा चलो अच्छा हुआ। बोले जी 250 रुपया लिए। मैंने कहा पावती दी? बोले नहीं पावती तो कोई नहीं दी, रसीद नहीं दी। मैं समझ गया कि पुलिस ने पकड़ा, जो गोलमाल हो गया, लेके छोड़ दिए सबको डरा के। मैंने रेलवे पुलिस कमिश्नर साहब को व्हाट्सएप मैसेज किया, IPS ऑफिसर है, बहुत अच्छे थे, निकेत तौफीक साहब को, कि सर ऐसे पकड़ा है, ये मुझे पता चला है, पैसे लेके छोड़ा है, वेरीफाई करो क्या हुआ है, कुछ गलत हुआ है कि सही हुआ है। तुरंत सर ने आदेश कर दिए, हाई लेवल की इंक्वायरी होगी। पता चला पुलिस वाले ने लोगों को इलीगल डिटेन किया था, लेके गए थे और पैसे लूटे थे। तो वो जो पुलिस वाले थे 2 या 4, उनके ऊपर खननी एक्सटॉर्शन का FIR रजिस्टर हो गया। तो लड़के को बुला के 250 वापस भी दे दिया। तो मैंने कहा फिर लिखो कि मैंने 250 वापस भी दिया। वो लड़के को वो काका बाबा कर रहे हैं, बोले तूने 250 के लिए फंसा दिया, 4 पुलिस वाले की नौकरी खाएगा और उनको हैरान करेगा। मैंने कहा नहीं, नौकरी जानी ही चाहिए। करप्शन जो करता है उसकी पूरी प्रॉपर्टी सीज होनी चाहिए, उसके ऊपर जो एज पर जो भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पे प्रोविजन है वो होना ही चाहिए। तभी जाके एग्जाम्पल बैठेगा कि गरीब इंसान को लूटने का नहीं, परेशान करने का नहीं। बिल्कुल सही। करप्शन, एंटी करप्शन के ऊपर जो कम करना ही चाहिए। और अगर ऐसे 250 रुपए के लिए लोग सोचते हैं कि छोड़ दें, वो नहीं होना चाहिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सर मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, जैसे हमारे जो यूथ जनरेशन है हमारे साथ कनेक्टेड है इस चैनल पे, ओवरऑल डिजिटल मीडिया पे, उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज यूथ ऑफ इंडिया? वाकई में बहुत अच्छा है। मैं जानता हूँ जैसे कि कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं ना, तो उनको कुछ प्रोजेक्ट करके सबमिट करना होता है, तो जो मेरे घर के आजू बाजू कांटेक्ट करते हैं, मुझे मिलते हैं। पहले क्या था, जब मेरे समय में सोशल मीडिया नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, ट्विटर नहीं था, फेसबुक नहीं था, जूम ऐप नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा SMS था, या तो मिल के बात करो या फोन से करो। अभी तो सोशल मीडिया है, ठीक है, और लोग एक्टिव है। तो यूथ को अपना जो आप कैरियर बनाओ, अच्छे से पढ़ो, आपके माता पिताजी ने आपको बड़े किए, आपकी ध्यान रखिए, उनके जो भी एक इच्छा है कि मेरा बेटा ये बनेगा, सब कुछ एस्टैब्लिश करो, अच्छी लाइफ जियो आप। साथ में कहीं ना कहीं इनजस्टिस हुआ, आवाज उठाओ, डरो मत किसी से। आप सही हो, डर के आगे जीते और रिजल्ट 100% आएगा। और अभी सोशल मीडिया है, अब ट्विटर में मुझे ढूंढो, समीर जवेरी रेलवे इश्यू है ना, अब ट्वीट करो ना, मुझे टैग करो। हम डेमोक्रेसी, हम देश है, हमको चलाना है देश। बिल्कुल, करप्शन हटाना है और अच्छे से देश चलाना, यही समीर जी का नारा है ना समीर जी? यस, फाइट फॉर राइट। फाइट फॉर राइट। तो और कुछ एक लास्ट मैसेज हम लोगों, हमारी टीम या जनता के लिए जो ऑडियंस आपको देख रही है, बिकॉज फिर हम वही है, अब छोटी छोटी चीज के लिए क्या करते हैं लोग, क्या कहते हैं ये गलत है, वो गलत है, सिस्टम गलत है, ये करप्शन है, वो गलत है, यहाँ काम नहीं हो रहा है, उधर वो अपना काम तो कैसे भी करके जो भी है कॉम्प्रोमाइज करके ही आते। नहीं, मत करो कॉम्प्रोमाइज मत करो। करेक्ट। जहां गलत हुआ आप लेटर लिखो, कंप्लेन करो, ट्विटर करो। अभी तो लेटर स्पीड पोस्ट की भी जरूरत है, ये हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ट्विटर पे है। तो सर मैं ऑडियंस को यही बोलना चाहूंगी, डरिए मत, हारिए मत, सपोर्ट है आपके साथ में, करप्शन को सपोर्ट मत करिए। और डरेगा वो जो गलत कर रहा है। जब आप आवाज उठाते हो ना, मैंने दीपक अंसारी के केस में देखा है, उनके ऊपर क्रिमिनल केस हुए थे कि गवर्नमेंट सर्वेंट को उन्होंने क्रिमिनल फोर्स किया, मतलब मारा ड्यूटी करते वक्त। 2015 की बात होगी, 16 की बात होगी। जब मैंने पता किया, दीपक अंसारी बातचीत किया, बोले ऐसा कुछ नहीं किया। मत डरो, लिखो आप। हमने कहा कि वो ऑफिसर का नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराओ, साइंटिफिक टेस्ट कराओ, सच का पता आएगा। और करप्शन किया है तो पता भी चलेगा वो कितना भ्रष्ट है और कहाँ का पैसे छुपा है, वो भी पता चलेगा। तो डरना नहीं है, अगर आप सही हैं तो डटे रहिए, गलत करता है हम क्यों, हाँ डटे रहिए। और समीर जी ट्विटर पे अवेलेबल है, सोशल मीडिया है आप सबके साथ में। दिस यंग जनरेशन हैज टू लर्न राइट
राइट जो होता है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, फाइट फॉर राइट, हारिए मत, बढ़ते जाइए। वो एक गाना है ना, जोड़ी टोड़े डाक्षो निको नाशे टोबे एकलो चलो रे, गांधी जी का। हाँ, वो बंगाली में है ना। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मनी लाइफ फाउंडेशन एक एनजीओ है मुंबई दादर में, सुशीता दलाल मैम है, जो हर्षद मेहता का स्कैम एक्सपोज किया था। बहुत फाइनेंशियल में उनका बहुत बड़ा नाम है, एक्टिविस्ट है। और उनके हस्बैंड है देवाशीष बासु, वो बंगाली है सर, वो भी एकदम इंटेलिजेंट है, बहुत कम बात करते हैं। उनसे भी हिम्मत मिलती है। मैं उनको करीबन 4-5 साल से मिलते रहा हूँ, उनके ऑफिस में जाता हूँ, सेमिनार अटेंड करते हैं, किसी से नहीं डरते वो। सही है, सही है सर। डरना नहीं है, अकेले चलते जाना है और मुहिम बनता रहेगा। जैसे समीर जी ने बनाया, उनके दोस्त हैं जो उनके साथ जुड़ते गए बिना किसी स्वार्थ के। तो ऐसे ही हम आपके साथ जोड़ते रहेंगे, ऐसी ट्रू इंस्पायरिंग स्टोरीज अगेंस्ट ऑल ऑड सीरीज के थ्रू। एंड मैं चाहती हूँ कि हर संडे 6 PM आपकी टी कॉफी हमारे साथ होनी चाहिए। थैंक यू। हाँ, नमस्ते।